हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार फिर से आपके समक्ष एक नया वीडियोस लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं हर वीडियोस में बताता हूं कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने क्लास 6 का हिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 6 हिस्ट्री का, जिसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। जिसमें ये चैप्टर नंबर 5 है। एक नया सीरीज मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें स्टूडेंट्स को काफी पसंद आ रहे हैं। उनके कमेंट्स भी मुझे देखने को मिल रहा है, लोग अच्छे इसको ट्रस्टेड मानकर अच्छे से पढ़ रहे हैं। और वाकई ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है, ठीक है, ऑथेंटिक है। यहां से इसके बाहर एसएसटी के जो 40 क्वेश्चन जो आपके कंटेंट से आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन सीटेट में नहीं आएगा, एकदम गारंटेड लेके चलिए, ठीक है। क्योंकि स्पष्ट तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यह देखकर किया जाता है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी के बुक्स को मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ जाए। जिसमें अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो इसमें आपको हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बाकी सिविक्स पढ़ने में आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। बाकी आपके अगर कोई भी कमेंट होते हैं तो आप कमेंट को, अगर कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सभी लोग स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत कम समय में और बहुत जल्दी से जल्दी चैप्टर 5 को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, चुनाव का दिन है। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। चुनाव के दिन में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग वोट डालने जाते ही हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते हैं। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश और कहा, आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। देखिए, अक्सर क्या होता है, जब इलेक्शंस आती है तो इलेक्शन के समय में जो हमारे गार्जियंस होते हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत उत्सुक होते हैं, ठीक है। जब न्यूज आएगा तो अभी इलेक्शन आएगा तो कौन सरकार बनाया, कौन प्रधानमंत्री बना, हमारा विधायक कौन जीता, ये सारे उत्सुकता होती है। उसी तरह वोट डालने के लिए भी उत्सुकता होती है, और सभी चाहते हैं कि वोट डालने के लिए हमें लाइन में लगना ना पड़े, पहले हम ही वोट डालकर वहां से निकल जाए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, क्या यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। कुछ लोग शासक कैसे बने, ठीक है। जैसे अक्सर अभी के डेट में अगर शासक बनना है, शासक मतलब क्या होता है, विधायक होता है, मंत्री होता है या फिर सांसद होता है। विधायक और सांसद बेसिकली यही दोनों तो हम लोग का इलेक्शंस होते हैं ना। तो शासक पहले कैसे बनते थे, तो पहले जो बनते थे उसके लिए इलेक्शंस, अभी जो बनते हैं उसके लिए इलेक्शंस होता था। तो इसी तरह कहानी यह बने कि पहले कैसे हुआ करता था, पैसे पहले जो शासक कैसे बनते थे, इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। अब देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासक चुनाव मतदान के जरिए करते जा रहे थे। 50 नहीं, 60-70 वर्ष हो गया है जब से हमारा देश में मतदान हो रही है। तो लगभग 50 वर्षों से चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब देखिए, फिर से आपको समझाता हूं। हमने जो अध्याय 4 में पढ़ा था, चैप्टर 4 में पढ़ा था, जैसे कुछ राजा जो थे वो जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, यानी जैसे आज के समय में होता था। लेकिन करीबन 3000 साल पहले की बात हो रही है। तो 3000 साल पहले राजा बनने की एक प्रक्रिया थी कि राजा बनने की प्रक्रिया के एक यज्ञ कराया जाता था, और एक यज्ञ जो यज्ञ करवाते थे वही एक राजा के रूप में उनको जाना जाता था। मतलब इसमें जनता का कोई इसमें नहीं होता कि जनता चुनेगा तभी आप राजा बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझा देता हूं। बिल्कुल, एक अश्वमेघ यज्ञ होता था, ठीक है। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था कि घोड़ा को छोड़ा जाता था, ठीक है। मान लीजिए एक राजा यहाँ पर है, कुछ जगह पर एक राजा यहाँ है, घोड़ा यहाँ से दौड़ते हुए यहाँ पर गया। अगर इस यहाँ पर इसको पार कर गया और यहाँ का राजा इसको नहीं, इस घोड़ा को रोका, तो वो
जो ये राज्य है ये पहले वाले राजा का हो जाएगा जिसने घोड़ा दौड़ाया है, जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया है। फिर यहाँ से घोड़ा दौड़ते यहाँ पर आया, यहाँ पर भी यहाँ का भी राजा ने कोई सवाल नहीं उठाया, तो ये राज्य भी जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है उसके हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर आकर घोड़ा रुक गया, तो घोड़ा को अगर ये रोक दे रहे हैं यहाँ के राजा, तो ये जो यज्ञ करवा रहे हैं यहाँ के राजा और यहाँ के राजा में एक युद्ध होगा। अगर इस युद्ध में ये राजा हार जाते हैं तो ये भी राज्य इसका होगा, अगर ये जीत जाते हैं तो ये इसके पहले के जितने भी राज्य हैं वो उसी जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा होगा उसका हो जाएगा। और ये तीनों जो जहां से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था घोड़ा को दौड़ाने में, वो तीनों को जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो उनको जो यज्ञ करवाता था उसके मंत्री परिषद में उनको बुलाया जाता था। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन यहां पर मैं समझा देता हूं। देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, यानी कि अश्वमेध यज्ञ से ही राजा का चुनाव होता था। ठीक है, इसमें घोड़े को राजा के लोगों को देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी एक घोड़ा था, उस घोड़ा को छोड़ दिया गया, तुमको जिधर जाने का मन है जिधर भी जाओ। ठीक है, और उसके देखरेख में कुछ लोग रहते थे। उसके बाद इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी करती थी। यानी जब राजा घोड़ा दौड़ रहा है राजा का, अगर कोई रोक देता है तो उसको क्या होता है, इस राजा से क्या करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर उन्हें घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहां पर घोड़ा दौड़ते दौड़ते यहां पर किसी ने रोक दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ज्यादा शक्तिशाली है जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा होगा। ठीक है, अगर घोड़ा को रोक दिया, युद्ध में ये जीत गया, तो इसका अर्थ तो यही होता है ना कि जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा होगा उससे कहीं ना कहीं ये ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, जो भी राजा जो इस युद्ध में हार जाते थे, ठीक है, या फिर उनके पहले जीते हुए जो भी राजाओं का जो राज्य था उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, यह यज्ञ वशिष्ठ पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। तो यह अश्वमेध यज्ञ जो है किसके द्वारा संपन्न होता था, पुरोहित के द्वारा, पंडित जी लोग के द्वारा। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। यानी कि जो भी राजा, जो भी पुरोहित अश्वमेध यज्ञ को कराते थे उनको क्या दिया जाता था, उपहार से सम्मानित किया जाता था। ठीक है, और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या रहते थे, उपहार लाते थे। यानी कि अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करा रहा है तो अन्य आमंत्रित जो राजा होंगे, जो इसमें आ रहे होंगे, उनको क्या करना पड़ता था, एक उपहार लेकर यहां पर आना पड़ता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, राजा करा रहा है तो मुख्य स्थान राजा का ही होगा। उसे राज सिंहासन पे या फिर बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा को किस जानवर की खाल पर बिठाया जाता था, तो बाघ की खाल पे। ठीक है, और युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यानी कि जब युद्ध होता था तो युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था उसका क्या होता था, दोस्त बोले या फिर उसका हेल्पर बोलिए, हेल्पर के रूप में काम करता था। और यही जो सारथी होगा या फिर सहचर होगा, जब यज्ञ होता था तो यज्ञ अवसर पर वह राजा का क्या करता था, उनके विजयों तथा उनके गुणगान करता था कि हमारे राजा ने इस समय ये युद्ध जीता, राजा हमारे ये हैं, राजा वो है। ये सब जो यज्ञ के समय जो गुणगान करने के जो काम थे वो किसके थे, तो सारथी के थे। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग होगा तो ठीक है। मान के चले यहां पर एक कबीला है, इसके राजा ए है। ठीक है, इसके बाद एक यहां पर है, एक कबीला बी है, एक कबीला सी है और एक कबीला डी है। कुल मिलाकर 4 कबीला है। और इसमें ये राजा जो है ये अश्वमेध यज्ञ कराना शुरू किए। घोड़ा को जब इन्होंने छोड़ा तो घोड़ा सबसे पहले बी को पास गया, बी के राज्य के पास गया। बी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब बी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इसका मतलब यह होता था कि ये जो है ज्यादा शक्तिशाली है बी से, तभी तो बी जो है ए का घोड़ा नहीं रोक पाया। बी जो है सी के पास गया, तब भी वो घोड़ा नहीं रुका, कोई नहीं रोकने वाला था। इसका मतलब सी से शक्तिशाली कौन है, ए है। लेकिन जब डी पर गया तो उस घोड़ा को रोक दिया गया। ठीक है, जैसे ही घोड़ा को रोका गया, अब ए और डी के बीच में एक युद्ध होगा कि हम शक्तिशाली कि तुम शक्तिशाली, हमारे घोड़ा को तुमने कैसे रोक दिया, इसका मतलब तुम हम पे ज्यादा शक्तिशाली हो, चलो प्रूफ करो। तो इसके लिए क्या होगा, ए और डी के बीच में लड़ाई जारी होगा। अगर डी जीत गया
तो ये जो अश्वमेध यज्ञ यहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा। अगर डी हार गया तो डी के बाद अगला कदम पे घोड़ा किसके पास जाएगा, ई के पास जाएगा। यानी कि जब तक वो राजा ए हार नहीं जाएगा तब तक उनका घोड़ा आगे बढ़ते जाएगा, तब तक माना जाएगा कि ये राजा जो है अलग जो राज्यों से हैं वो ज्यादा शक्तिशाली थे। यही अश्वमेध यज्ञ का काम होता था। और अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित यज्ञों को करवाते थे और यज्ञों में जो गुणगान करते थे राजा के बारे में कि हमारे राजा ऐसे हैं, हमारा राजा वैसे है, वो राजा का जो युद्ध क्षेत्र में जो सारथी होता था, जो सहचर होता था, वही इस काम को किया करता था। स्पष्ट तौर पे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दिया हूं, इससे सिंपल आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। बिल्कुल है, जो आमंत्रित राजा थे उनका काम क्या था, सिर्फ बैठकर चुपचाप यज्ञ को देखिए। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अश्वमेध यज्ञ के समय राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव किसके द्वारा किया जाता था, तो पुरोहित के द्वारा। अब यहां देखिए, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, ठीक है। अब वहीं पर अब उनके लिए उपहार लाने का जो काम करते थे वो वैश्य करते थे या फिर विष करते थे, लेकिन विष और वैश्य को पुरोहित जो पंडित होते थे उनको शूद्र मानते थे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैश्य जाति को पुरोहित क्या मानते थे, तो शूद्र मानते थे। आपसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऑप्शन में दे देगा। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब पहले के लोग में ब्राह्मण लोग का बहुत बहुत पावर था और ब्राह्मण ने कह दिया कि नहीं, ब्राह्मणों के नजर में ये शूद्र है, ये हमारे लिए अनुष्ठान में अगर आ जाएगा तो हमारा जो है यज्ञ होगा वो भंग हो जाएगा, इसलिए ऐसे लोगों को नहीं बुलाया करते थे, ठीक है। यही थे शूद्र। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग 4 प्रकार के वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, जरूरी है, ठीक है। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते थे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक ग्रंथ क्या कहलाते थे, एक सेकेंड आप रुकिएगा। चलिए, तो आगे हम लोग 1 मिनट का ब्रेक था, चलिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ रहा था कि इस समय उत्तर भारत में खासकर जो गंगा और यमुना वाले जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ठीक है। ऋग्वेद की बात का समय बोल रहा हूं। ऋग्वेद के बाद का समय जो था वो गंगा यमुना वाले क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए थे, ठीक है। जैसे ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इसका क्या नाम था, उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। क्या नाम था, उत्तर वैदिक ग्रंथ। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गंगा यमुना क्षेत्र में ऋग्वेद के बाद और भी ग्रंथों का जो रचना हुआ था, उनमें से जिन ग्रंथों का रचना हुआ था उस ग्रंथों को क्या कहा जाता था, उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब इनके अंतर्गत क्या क्या आते थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो 3 वेद हैं, ये क्या है, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, उत्तर वैदिक ग्रंथ इनका नाम है, उत्तर वैदिक ग्रंथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथ इनमें से कौन नहीं है, सामवेद नहीं है, यजुर्वेद नहीं है, अथर्ववेद नहीं है, या फिर ऋग्वेद नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऋग्वेद, ठीक है, क्योंकि वो ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वैदिक पीरियड का था। तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है, ठीक है।
अब जो उत्तर वैदिक ग्रंथ है इनमें क्या काम था, इसमें क्या क्या दिया गया था, तो इसमें जो पुरोहित द्वारा जो रचित ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान जो थे, पूजा पाठ कैसे कराई जाती थी, पूजा पाठ करने की क्या विधियां थी, ये सब इसमें शामिल था। और ये जो है किसके द्वारा दिया गया था, पुरोहित के द्वारा दिया गया था कि पुरोहित जो है किस प्रकार का पूजा करवाते हैं, किस प्रकार से किसी अनुष्ठान को करवाते थे। इन सब चीजों का जो सम्मिलित किया गया था वो उत्तर वैदिक ग्रंथ में किया गया था, जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ठीक, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है इसमें तो एक तो अनुष्ठान के बारे में चर्चा है। ठीक है, उत्तर वैदिक ग्रंथ में क्या क्या है, अनुष्ठान के बारे में चर्चा है कि किस तरह से कोई अनुष्ठान कैसे होता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है क्या कि सामाजिक नियम भी है। ठीक है, सामाजिक नियम की भी चर्चा है इसमें, बिल्कुल, कि सामाजिक नियम कैसे थे, हमारा समाज उस समय कैसा था। ये तीनों जो है ये किस में दिया गया है, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में। और ये तीनों कैसे ग्रंथ है, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय समाज कई समूह में थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ठीक है, तो समाज में कई समूह थे, अभी भी हमारे समाज में बहुत सारे हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई कृषक है, कोई पशुपालक है, कोई व्यापारी है। उस समय भी हुआ करते थे। ये सारे समाज में लोग कई समूह में रहा करते थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान भी थे। बिल्कुल है, ये हर समाज में ऐसा होता है, पहले भी होता रहा है, आज भी होता रहा है। पुरोहित, कुछ पुरोहित योद्धा मिलेंगे तो कुछ कृषक व्यापारी धनवान मिलेंगे। जिनके पास ज्यादा खेत होते थे, जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, वो धनवान कहे जाते थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। अब कहीं ना कहीं आपको आज के समाज में भी ये चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो भी पशुपालक हैं, शिल्पकार हैं, श्रमिक हैं, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, शिकारी करने वाले हैं, भोजन संग्राहक थे, ये सब निर्धन के रूप में पहले भी माने जाते थे और आज भी ये निर्धन थे। अगर कोई व्यक्ति अमीर बन जाएगा तो क्या मछली पकड़ेगा? सोचने वाली बात है ना। शिकार करेगा, भोजन के लिए इधर उधर घूमना शुरू करेगा? नहीं ना, बिल्कुल है, ये निर्धन होंगे तभी ऐसा काम वो करते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ण के जो 4 प्रकार होते हैं वो इसको विभाजन किसने किया था? ठीक है, इसका विभाजन किसने किया था? तो इसका जो विभाजन किया था वो पुरोहित के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुरोहित के द्वारा किया गया था। 4 वर्गों में कौन कौन है जिन्हें वर्ण कहा जाता था? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, 4 वर्ण थे। पहला थे ब्राह्मण थे। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, आप उसको समझ लेना। दूसरा कौन थे? क्षत्रिय थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तीसरा थे वैश्य और चौथा थे शूद्र। ये 4 थे। अच्छा, ब्राह्मण का काम क्या होता था? तो ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, ये सब ब्राह्मण का काम हुआ करता था। क्षत्रिय का काम क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य का काम क्या था? खेती करना, पशुपालन करना, व्यापार करना। और शूद्र का क्या काम था? ये तीनों की, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। ठीक है, तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। चारों में थे जो ब्राह्मण का काम था यज्ञ करवाना, पूजा पाठ करवाना, क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना और प्रजा का देखभाल करना, वैश्य का क्या काम था? तो पशुपालन, व्यापार करना, और शूद्र का काम था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा हुआ है? पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित है। बिल्कुल है, आज भी कहीं ना कहीं यह सिस्टम अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज पर क्या है? हावी है। पहला जो था ब्राह्मण, जिनका क्या काम था? वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जब मैं पढ़ा रहा था उसमें भी यह चर्चा हुआ था कि जब पुरोहित अश्वमेध यज्ञ करवाते थे तो उन्हें क्या मिलता था? उपहार भी मिला करता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्य या वैश्य थे,
उनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ठीक है, तीसरा कौन थे? विश्व या फिर वैश्य थे, जो में कृषक थे, पशुपालक थे और व्यापारी थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्य ये भी यज्ञ कर सकते थे, लेकिन शूद्रों का यज्ञ करने का नहीं था, क्योंकि वर्णों में सबसे अंतिम स्थान शूद्रों को ही माना गया था। इनका काम सिर्फ यह था कि अन्य 3 वर्णों की आपको सेवा करना है, इन्हें कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो शूद्र जो थे वो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करेंगे। उन्हें ना तो उस तरह का दर्जा दिया गया, ना उन्हें यज्ञ करने को मिला, ना ही कोई अनुष्ठान करने का उनको अधिकार प्राप्त था। क्यों? क्योंकि ऐसे पुरोहित के द्वारा ये नियम कानून बनाए गए थे। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया है। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये कितना गलत चीज यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए कि औरत जो थी वो भी शूद्र थी। ठीक है, औरत को भी शूद्र माना जाता था। औरत जब शूद्र माना जाएंगे तो क्या उनको वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था? तो शूद्र को तो वेदों का अध्ययन का अधिकार ही नहीं था। ठीक है, तो जस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वाले जो स्त्री होंगे वो शूद्र नहीं होंगे, उनको भी ये चीज दिया गया था कि आप शूद्र हैं, महिलाएं जो शूद्र हैं तो आपको ये चीज का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी कि आप यज्ञ नहीं करवा सकते, कोई अनुष्ठान नहीं करवा सकते हैं, ये सब महिलाओं को ये ऑथोरिटी नहीं मिला था। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा हुआ है, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। ठीक है, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता का संतान क्या था? ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोग अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। ठीक, क्या थे? उदाहरण के तौर पे यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको बताता हूं। ये देखिए, ठीक है, पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण कैसे था? जन्म के आधार पर था। जैसे कोई ब्राह्मण में जन्म लिया तो उसके संतान भी क्या होंगे? ब्राह्मण ही होंगे, अगर माता पिता ब्राह्मण है तो। ठीक है, चलिए, बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। तो ये अछूत लोग कौन कौन थे? तो एक शिल्पकार थे, एक शिकारी थे, एक भोजन संग्राहक थे, इनको अछूत माना गया। ठीक है, ये लोग क्या थे? अछूत थे, न छूने योग, इनको छूना नहीं चाहिए, ऐसे लोग, इनको अछूत माना जाता था। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। यानी कि अगर जो शव को जलाते थे या दफनाते थे, यानी डोम, अगर आज के डेट में बात किया जाए तो डोम प्रजाति। ठीक है, तो ये जो प्रजाति जो थी, इन लोगों से अगर पुरोहित अगर संवाद भी कर लिए, संपर्क भी कर लिए, तो माना जाता था कि क्या है? अपवित्र है। क्या माना जाता था? अपवित्र है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया। क्यों स्वीकार करेगा भाई? ब्राह्मण इतना घटिया वर्ण व्यवस्था को बनाकर चला गया, जिसके कारण आज भी हमारा देश इस चीज को फॉलो कर रहा है। क्या महिलाएं जो हैं उनको आप छू नहीं सकते हैं? क्या महिलाएं जो हैं वो धर्म के बारे में अनुष्ठान नहीं कर सकती है? क्या महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती हैं? क्या इस तरह का होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इस तरह का काम अगर नहीं होना चाहिए था तो ये ब्राह्मणों द्वारा क्या एक थोपी हुई सभ्यता थी। इसको आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती थोप दिया गया है। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। अब ऐसे मानिए, अभी तक तो सबसे श्रेष्ठ पुरोहित ही थे, लेकिन अब देखिए राजा तो खुद ही है ना भैया। अब राजा जो बोल रहा है कि मैं तो पुरोहित से भी श्रेष्ठ हूं। कुछ राजा ऐसे थे जो बोलते थे कि मैं ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूं। और कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि भैया आप जन्म ले लिए, आप ब्राह्मण का बेटा है तो आप ब्राह्मण ही होंगे। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण जैसा कर्म करोगे तभी तो ब्राह्मण बन पाओगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त
कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर अनुष्ठान हो तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबका अधिकार होना चाहिए। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। तो जिस जगह पर पुरोहित का प्रभाव कम रहेगा वो उस चीज का सामाजिक आर्थिक असमानता क्या होगी, बहुत कम होगी। तो यहां से आपको क्या क्या पॉइंट है कि पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण कैसे होता था, जन्म के आधार पर होता था। ब्राह्मण का माता पिता अगर ब्राह्मण है तो वो भी उसका बच्चा भी ब्राह्मण ही बनेगा। ठीक है, जो 100 जलाते थे वो भी अछूत माने जाते थे। ठीक है, कुछ राजा पुरोहित से भी अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे थे। ये सारे इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, सारा चीज ये जो कलर में जो है वो सारा चीज चर्चा किया गया। होप कि सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जनपद। क्या होता है जनपद? तो जनपद एक तरह से बोला जाएगा जहां पर जन रहते थे, जन के रहने का जगह, यानी लोगों के रहने के जगह को जनपद कहा जाता था। और ये जनपद एक कबीला बोल सकते हो, और इस तरह का कबीला बहुत सारा मिल जाता था तो इसको महाजनपद का रूप दे दिया जाता था। जैसे कलेक्शन ऑफ आवर स्टेट्स इज नोन एज आवर कंट्री, सेम एज। ठीक है, तो यहां पर पढ़ सकते हैं महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा। अब नॉर्मल सी बात है कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, एक कबीला को जीता, 2 कबीला को जीता, 3 कबीला को जीता, और जीते जीते इनके पास 10 कबीले हो गए। तो 10 कबीले को मिलाकर क्या बना दिया गया? जनपद से महाजनपद उसको बना दिया गया। लेकिन जनपद का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? तो मतलब जन की बसने की जगह या फिर जन की रहने की जगह को जनपद कहा जाता है। यह अभी मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक ने इन जनपदों की कई बस्तियां की खुदाई की है। अब देखिए दिल्ली में पुराना किला, तो अब पुराना किला कहां पर है? तो ये दिल्ली में है। हस्तिनापुर कहां है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। तो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा में अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। तो बस्तियों के जो साक्ष्य मिले हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बस्तियों की जो साक्ष्य मिले हैं जिनकी खुदाई हुई थी उनमें क्या क्या था? एक तो दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो हस्तिनापुर है वो है, और एटा में जो है अतरंजी खेड़ा है। अतरंजी खेड़ा भी उत्तर प्रदेश के एटा जिला में है, इसको याद होने चाहिए। ठीक, खुदाई से क्या पता चलता है कि लोग झोपड़िया में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। यानी कि इन्हें जब हस्तिनापुर की खुदाई हुई और तंजरी खेड़ा की खुदाई हुई तो अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से क्या मिला? तो मिला कि लोग झोपड़ी में रहा करते थे, मवेशियां पाला करते थे, ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसलों को भी उगाया करते थे। तो ये सारे पॉइंट जो है अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर से प्राप्त हुए हैं। जब वहां पर खुदाई हुई तो खुदाई होने के बाद ये पता चला कि लोग झोपड़ी में रहा करते थे, मवेशी को पालते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल को क्या करते थे? उगाने का काम भी किया करते थे। तो ये 5 नाम 7 नाम आपको याद होने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं अभी जस्ट बोलने वाला हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर, धूसर का मतलब होता है भूरा, भूरा कलर का, और कुछ लाल रंग के होते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद काल में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो भूरा और लाल रंग से बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार की बर्तन भी मिले हैं, जैसे चित्रित धूसर पात्र, यानी फिगर बना हुआ, देख रहे हैं ना, ये फिगर बना हुआ है। तो फिगर बना हुआ कोई भी पात्र मिला है, कोई बर्तन मिला है, जिसको चित्रित धूसर पात्र भी कहा जाता था, क्योंकि ये ब्राउन कलर का था। जैसा कि इनमें स्पष्ट है, इन बर्तन में चित्रकारी की गई है, देख रहे हैं, चित्रकारी किया गया है, और आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में ही है। देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बोल सकते हो इसको भी एंगल बोल सकते हो, इसको ट्रायंगल बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का फिगर वगैरह नॉर्मल जो फिगर से इस पे डाला गया था बर्तनों पे। और बर्तन दो किस किस कलर के हुआ करते थे? तो भूरा कलर और लाल कलर, यानी कि धूसर और रेड। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे महाजनपद के बारे में। क्या था ये महाजनपद, क्या था? ठीक है, यह महाजनपद था क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजनपद था क्या? करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं जब कुछ अच्छा कार्य होगा, उनको अच्छा सुगमता मिलेगा, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, तो वो जल्दी अपने विकास करेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ था मगध के बारे में। ठीक है, मानचित्र 4 को कुछ महाजनपदों को दिखाया गया। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, बिल्कुल, जैसे कि मगध का राजगिरी था, बाद में इसको पाटलिपुत्र कर दिया गया था। वज्जी का वैशाली था। तो हर महाजनपदों की लगभग एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। और किलेबंदी के लिए लकड़ी का, ईंट का और पत्थर का प्रयोग किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाजनपद काल में जो किलेबंदी के लिए किन चीजों का प्रयोग किया गया था, तो वो थे लकड़ी, ईंट और पत्थर। ठीक है, जिसके हेल्प से क्या बनाई गई थी? ऊंचे ऊंचे दीवार को बनाया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। बिल्कुल है, किलेबंदी आज के डेट में अगर हमारे घर में बाउंड्री क्यों कराया जाता था? ताकि बाहरी कोई चोरी ना कर सके, बाहर से कोई हम पर हमला ना कर सके। उस समय के जो राजा थे वो भी क्या करते थे? अपने घर का चारों ओर क्या करते थे? किलेबंदी करवाते थे, लकड़ी से, ईंट से और पत्थर का प्रयोग करके। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। और कुछ लोग कहते थे कि देखो भाई, मेरा घर है, मेरा घर से इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बना हुआ है, बाउंड्री बना हुआ है, यानी मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत बलशाली हूं। तो इस तरह का प्रदर्शन करने के लिए भी इस तरह का काम किया जाता था। ठीक है, इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। बिल्कुल, इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो इतने बड़े बड़े जब किलेबंदी किया जाने लगा, तो किलेबंदी करने के लिए ईंट और पत्थर का प्रयोग तो होता ही था, तथा इसमें हेल्प कौन कौन किए थे? स्त्री, पुरुष और बच्चे तक इसमें हेल्प करना पड़ा था किलेबंदी करने के लिए। अब देखिए, अभी तक इसके पहले के जो पीरियड हम लोगों ने पढ़ा, ऋग्वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल में, तो इससे पहले कहीं पर भी राजा जो है सेना रखने का प्रावधान नहीं था। लेकिन ये महाजनपद काल से राजा जो है सेना रखने लगा, सिपाहियों को नियमित वेतन दिया जाने लगा। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के पर के रूप में किया जाता था। आहत सिक्के वो सिक्के होते थे जिस पर सिर्फ और सिर्फ फिगर बना होता था, कितना रुपया है, 10 रुपया है, 2 रुपया है, 1 रुपया, इस तरह कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था। तो नियमित वेतन के लिए आहत सिक्के का भी प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकर इसको चलना है। इन सिक्कों के बारे में कब पढ़ोगे? तो अध्याय 8 में पढ़ोगे। देखो, किलेबंदी किया जा रहा है, देख रहे हो, किसी ईंटे को प्रयोग करके, कितना सारा ईंटा प्रयोग करके ये किलाबंदी किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर क्या था? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना भी रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। बिल्कुल है, किले बड़े बड़े बनवा रहे हैं, बड़े बड़े सेना रख रहे हैं, किले बनवाने में पैसा खर्च हो रहा है, सेना रखने में आपको वेतन में पैसा खर्च हो रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा संसाधन की आवश्यकता पड़ी थी। लेकिन वो संसाधन कहां से लाए? तो इसके लिए उन्होंने राजा लोगों द्वारा समय समय पर क्या वसूल करने लगे? कर वसूलने का पद्धति लाया कि भाई हम अब जो है आप लोगों से कर वसूल करेंगे। तो किस किस का कर रहेगा? तो फसल पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ये उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ठीक है, 16 में से एक हिस्सा वो रख लेते थे कर के रूप में, जिसको एक भाग के रूप में जाना लगा। सॉरी, 6 में से एक हिस्सा। ठीक है, 16 नहीं, 6 में से एक हिस्सा वो रख लेते थे कर के रूप में। दूसरा है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। अब कोई कारीगर हैं तो आपको पैसा देने के मतलब नहीं है, तो आप हमारे यहाँ कर काम कर लीजिए। जैसे बुनकर का काम हो गया, लोहार का काम हो गया, सुनार को काम हो गया। राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, तो इनको पैसा देने की जरूरत नहीं था। इनका बस ये काम था कि 1 दिन महीना में आप जाके राजा के यहाँ काम कर दीजिए, आपका जो है कर
मुक्त हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो उसके बाद पशुपालक को जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। कोई पशुपालक है, जानवर रखे हुए हैं, दूध बेच रहे हैं तो उसमें भी आपको कर देना पड़ेगा। व्यापारी सामान खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपको कर देना पड़ेगा। और आखेटक तथा खाद्य संग्रह जंगल से कुछ वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं, फल प्राप्त कर रहे हैं, लकड़ी प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें भी क्या मिलेगा, तो इनको देना पड़ेगा कर। ये कर क्यों था, तो कर राजा अपनी चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती थी और यह पैसे आम जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृषि में परिवर्तन कैसे कैसे आए, हम लोग बात कर रहे हैं कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि का क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। पहला, ये हल के फाल जो हैं, पहले लकड़ी जो हल के नीचे देखते हैं जिससे खुदाई होता है, अब तो हल आप लोग शायद ही देखे होंगे, हम लोग के समय हल अच्छा खासा चल रहा था, अब तो ट्रैक्टर आ गया है। अब ये जो लकड़ी से अब लोहे का बनने लगा, जिसके कारण से कठोर जमीन की लकड़ी भी फाल की तुलना में लोहे की फाल आसानी से जोता जा सकता था। लकड़ी के मुकाबले कहीं ना कहीं लोहा तो मजबूत होता और लोहा को आराम से इसकी खुदाई की जाती थी, इसमें फसलों की उपज भी बढ़ जाती थी। दूसरा क्या था, लोगों ने धान का पौधा का रोपण शुरू कर दिया। यानी महाजनपद काल में दो परिवर्तन आए। पहले तो हल के जो फाल लकड़ी के हुआ करते थे अब लोहे का होने लगा और धान का पौधा का रोपण कार्य भी शुरू हुआ। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधा तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। ठीक है, अब धान का पौधा लगाया गया और उससे क्या हुआ, जगह 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 धान का पौधा लगाया, माने विस्तृत जो कृषि होती थी उसका उपयोग किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती मजदूर करते थे। ठीक है, अब ये ऐसा थोड़ी है कि इनको मेहनत करने में मजा आता था, नहीं, इनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था। क्योंकि पहले जो थे, अब देखिए एक रियलिटी है कि पहले के सिचुएशन में जो फॉरवर्ड थे, ठीक है, फॉरवर्ड जाति के जो लोग थे वो बैकवर्ड जाति पर कहीं ना कहीं अत्याचार किए हैं। ठीक है, यह मानो या ना मानो, अब सिचुएशन चेंज हो गया। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड अब जो है बिल्कुल सेम है, इसलिए आरक्षण को अब जो है इकोनॉमिकली रख देना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर। ठीक है, इकोनॉमिकली रख दीजिए कि जो जैसा है, जैसे ईडब्ल्यूएस का चल रहा है उस तरह का आरक्षण लगा दिया जाए। तो बिल्कुल इसी तरह का कंडीशन उस समय भी था कि दास दासी और भूमिहीन खेती जो थे उनको जबरदस्ती इस काम में रखा जाता था कृषि करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मगध के बारे में। ठीक है, तो यहां पर जो है दो महाजनपद बहुत उभर गए, एक तो मगध था और एक वज्जी था। ठीक है, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, और गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर गुजरती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि सोन और गंगा नदियां कहां से होकर गुजरती है, किस महाजनपद से गुजरती है, मगध से गुजरती है। और एक गंगा और सोन नदी के कारण यातायात सुगम हो गया, जल वितरण आराम से मिलने लगा, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि नॉर्मल जल मिल जाते थे, अच्छा क्वालिटी का जल मिल जाता था। अदर से कहीं पर गाद वाद लेके जो पानी आता था उससे भी क्या होता, जमीन क्या होता था, उपजाऊ बन जाता था। ठीक है, तो एक साइड क्या हो गया कि नदी आ गया और एक साइड क्या होगा कि एक जंगलों में भरा था, एक साइड पूरा जंगल हो गया जो झारखंड वाला एरिया है। ठीक है, इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम लगाया जाता था। बिल्कुल है, जंगल है तो हाथी घोड़ा बिल्ली नहीं, हाथी घोड़ा तो रहेगा ही, तो उस हाथी और घोड़े को वो लोग पकड़ लेते थे और उसको क्या करते थे, प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। ठीक है, सिर्फ हाथी का चर्चा है, घोड़ा का चर्चा नहीं है। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिल जाता था। बिल्कुल है, अगर वो जा रहे हैं, उनके पास जंगल है अगल बगल, तो उस जंगल से क्या क्या प्राप्त कर लेंगे। तो पहला चीज है कि उस जंगल से भैया आपको हाथी मिल जाता था, तो हाथी का प्रयोग आप लड़ाई करने के लिए भी करते थे ट्रेनिंग देकर, और घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिल जाती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह की खदानें भी मिली हैं। गंगा वाले जो क्षेत्र हैं वहां से लौह मिले हैं, हाथी मिल गया है, घर, गाड़ी तथा रथ बनाने का लकड़ी तक मिल गया है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे। कौन, लौह। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है।
मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बने, एक तो बिंबिसार थे, दूसरा अजातशत्रु। ये दोनों नाम याद होने चाहिए कि मगध के दो शक्तिशाली शासक कौन थे, बिंबिसार और अजातशत्रु थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। पहले के समय में राजा क्या करते थे, दूसरे राज्य को जीतना चाहते थे। इस समय भी यहाँ के महाजनपद वाले राजा जो दूसरे महाजनपद को वो जीतना चाहते थे। इसमें प्रबल दावेदार जो थे वो बिंबिसार और अजातशत्रु थे। ये मगध के दो शक्तिशाली शासक में इनको जाना जाता है। उसके बाद एक महापद्मानंद भी था। उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र में इस उपमहाद्वीप को उत्तर पश्चिम तक फैला दिया। तो उत्तर पश्चिम भाग तक फैलाने का जो श्रेय है वो किसका जाता है, महापद्मानंद को। पहले बिहार का जो राजधानी था, बिहार में राजगिरी, जो अभी आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टूरिज्म, बिहार टूरिज्म बहुत ज्यादा राजगीर में डेवलप हो रहा है। कोई राजगीर से अगर आप हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मैं राजगीर से हूँ, तो आपसे कुछ टूरिज्म से लेकर कुछ क्वेश्चन करूंगा, घूमने का प्लान बनाऊंगा। कई सालों तक मगध की राजधानी जो थी पहले तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पहले राजगिरी थी और उसके बाद क्या हुई, दूसरी नंबर की राजधानी जो बनी वो पाटलिपुत्र बन गई, जो आज का पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार का राजधानी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2300 साल पहले की बात है। मेसोडेनिया का राजा जो सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप की ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों को पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब क्या हुआ, एक सिकंदर जो था वो मेसोडेनिया का राजा था, वो हर क्षेत्र को जीतता हुआ भारत पहुंचा। भारत में जब ब्यास नदी के पास पहुंचा तो वहां के उसके सैनिक जो थे वो ब्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिए। तो वो पूछा क्यों मना कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि अभी जो है भारत में एक मगध साम्राज्य का बहुत नाम मैं सुन रहा हूं, उनके पास बहुत सारे पैदल रथ है, हाथियों का एक लंबा समूह है, हम लोग वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। और इसके डर से वो ब्यास नदी ही नहीं पास किए, वहां से वो अब वापस लौट आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो हम लोगों ने मगध के बारे में पढ़ा, ठीक है, मगध के बारे में पढ़ा, और दूसरा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वज्जी के बारे में। किसका, वज्जी के बारे में। जैसा कि तुम अपने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली का राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी भी था, ये भी बिहार में है। और वज्जी का जो राजधानी था वो क्या था, वैशाली था, वैशाली। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली, जो बिहार में ही है। यह एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो वज्जी में जो शासन व्यवस्था था उसका क्या नाम था, गण और संघ था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहां से पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। पहले के समय में ऐसा नहीं था, मतलब वज्जी की बात कर रहा हूं, कि चुनाव नहीं होते थे, सभी अपने आप को राजा ही समझते थे, सभी प्रजा ही राजा थी। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेती थी। तो पहला पॉइंट है कि जो वज्जी है उसको गण संघ शासन कहा जाता है, और यहाँ पर सभी लोग ही राजा के रूप में कार्य करते थे। और यहाँ पर एक मीटिंग होता था, वाद विवाद होता था कि अगर कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो उस आक्रमण से कैसे बचा जाए। लेकिन इस मीटिंग में न तो स्त्रियां को भाग लिया देने जाता था, ना ही दास को, न ही कर्मकार को। ठीक है, आगे बात करते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से ही संबंधित, यानी कि दोनों वैशाली से ही संबंधित है, वज्जी से ही संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत सजीव मिलता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। देखिए, वज्जी संघ में यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, जिसमें बौद्ध धर्म में कई व्याख्यान दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अजातशत्रु था वो वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था, और इस आक्रमण करने के लिए उन्होंने अपने मंत्री वसाकर को बुद्ध के पास भेजा कि बताइए कि हम लोग
वज्जी पर आक्रमण करे या ना करे, कुछ सलाह तो दीजिए, क्या उसको जीत लिया जाए। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान समर्थन और इन बातों पर ध्यान देते रहेंगे। यानी जो अजात शत्रु था अपने मंत्री वसाकर को गौतम बुद्ध के पास भेजा कि बताइए हम लोग जो युद्ध करने वाले हैं, वज्जी को जीतने वाले हैं, क्या ये सही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक वज्जी में नियमित सभाएं होती रहेगी, आपस में मिलजुल कर लोग काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान और समर्थन करते रहेंगे, तब तक आप वज्जी को नहीं जीत सकते हैं। ये महात्मा बुद्ध के द्वारा स्पष्ट तौर पे कहा गया था। ठीक है, उसके बाद है वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, ये भी है। शहरों तथा गांवों में चैत्य रख रखाव करेंगे और विभिन्न मातोलंबी संतों का सम्मान करेंगे, यानी संत को सम्मान करना है, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना है और शहरों और गांवों का बिल्कुल रख रखाव सही तरीके से करना है। जब तक ये काम वज्जी वाले करते रहेंगे तब तक अजात शत्रु तुम यहां नहीं जीत सकते हो। ठीक, अब आगे बात करते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासक ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। फाइनली जो वज्जी जो था, वैशाली जो था महाजनपद, उस पर विजय किसने प्राप्त किया, तो गुप्त शासकों ने उसे जीता और जीतकर अपने राज्य में उसको मिला लिया। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट बचा हुआ है, इसको देख ही लेते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। तो प्रजातंत्र और गणतंत्र शासन व्यवस्था की जो स्थापना करने वाला जो थे वो कौन थे, एथेंस थे। यह लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। अगर आप 30 साल से प्लस में हैं तो आपको नागरिकता मिलेगा, जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ठीक है, तो एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र की व्यवस्था, शासन व्यवस्था की शुरू हुई थी और यहाँ पर 30 साल के ऊपर है तभी आपको नागरिकता मिलेगा। जो दास नहीं थे, दास वगैरह को नहीं मिलता था और महत्वपूर्ण विषयों पर नियम चालू करने के लिए, नया नियम लाने के लिए साल भर में 40 बार मीटिंग बुलाई जाती थी। ठीक है, इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों की नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा, लॉटरी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद सभी नागरिकों को सेना और नौसेना की अपनी सेवाएं देनी होती थी। एथेंस की बात हो रहा है, जैसे इजराइल में अभी भी होता है उसी तरह एथेंस में उस समय भी होता था, नागरिकों को सेना और नौसेना अपनी सेवाएं देना होती थी। ठीक है, औरतों को नागरिक दर्जा नहीं मिलता था, मिलता ही नहीं था, चाहे आप 30 साल क्रॉस करो या ना करो। एथेंस की बातचीत चल रही है। व्यापारी और शिल्पकारों ने रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो इन लोगों को भी नहीं था, सिर्फ पुरुषों को नागरिक अधिकार मिला हुआ था। ठीक है, और इसमें बहुत से विदेश में जो रहने वाले थे उनको भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था, यानी सिटीजनशिप जो आया था वो एथेंस में बहुत टाइटली आया था। तो ये रहा बिल्कुल चैप्टर, मैंने सारा पॉइंट्स आपको पढ़ा दिया, कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो मैंने आपको छोड़ा है, हूबहू टू द पॉइंट्स पढ़ाया हूँ, बिल्कुल समझाते हुए पढ़ाया हूँ। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मैंने अपनी मेहनत से बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।